हम्म। स्टार्ट। क्या उपाय है? कोरोना वायरस हाँ वही। को रोकथाम के लिए अभी वैक्सीन ही आखिरी उपाय है। और इससे बचने के लिए हमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। जो आज तक जितने कार्यवाही सरकार के द्वारा की गई, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मजदूर वर्ग को ही आई थी, जिसके कारण उनको इधर से उधर ट्रेवल करना पड़ा और उसमें कई लोगों की जान भी चली गई। अगर लॉकडाउन को लगाने के लिए समथिंग एक हफ्ते पहले एक नोटिस जारी कर देते कि अब आज से एक हफ्ते बाद या समथिंग 8 दिन या 10 दिन बाद से लॉकडाउन लगेगा, तो जो लोग अपने मेन जगह पे जाना या किसी को अपने घर या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, वो वहां पे पहुंच सकता था। और एकदम से इसे लॉकडाउन लगाने के कारण से कई लोगों में हड़बड़ाहट बढ़ गई और कई लोग जो कि अपने घर से बाहर थे या आउट ऑफ स्टेशन थे, वो लोग वहीं पे रुक गए, जिसके कारण उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सही है। और क्या क्या कर सकते थे उपाय जो अभी हुआ उसके अलावा? उसके अलावा मैडम, हम लगभग वीक में समथिंग 2 दिन अगर मार्केट या फिर जो हमारी डेली उसकी चीजों को छोड़ के चीजें हैं उनको लॉक कर दे या हफ्ते में 2 बार लॉकडाउन लगा दे, तो उसके कारण भी एक भीड़ कंट्रोल होगी और इस वायरस पे थोड़ी रोकथाम हो पाएगी। और सबसे मेन चीज है मास्क। अगर मास्क का उपयोग नहीं करेंगे लोग, तो उसके कारण ये संक्रमण और तेजी से फैलेगा। कहाँ भागे बाकी लोग? कहाँ चले गए क्लास के? अभी तो दो मैम लोग यही और तो थे। है। तुम और संजय हो बस। और कहाँ चले गए बाकी लोग? वो नरेंद्र कहाँ चला गया? गुर्जर वो कहाँ चला गया? एक और बैरागी कहाँ चला गया? और क्या कर सकते थे? डिस्कशन है भैया। मनोरंजन का साधन क्या था इस दरमियान? इस दरमियान मनोरंजन का एक ही साधन था, टीवी, मोबाइल और घर में जिन चीजों का इंडोर हम गेम्स। उपयोग ले सकते हैं वो। इंडोर गेम्स। क्या क्या सदुपयोग किया आपने उस टाइमिंग का? क्या क्या किया? उपयोग कैसे किया? मैडम उस समय का हमने उपयोग हमारे घर की सफाइयां और जितने काम हम इतने टाइम में कर नहीं पा रहे थे, ये जिस काम को करने के लिए हमको फ्री टाइम चाहिए था, उस काम में हमने इस समय का उपयोग लिया। हमने कई सारे तरह तरह की नई नई चीजें सीखी और इससे हमारे नॉलेज में भी एक डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और ये समय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। शिक्षा। शिक्षा के विषय में क्या चीजें हुई हैं? संजय आप भी बोलिए। बैरागी आप भी। शिक्षा में तो मैं एक हिसाब से मानना है तो लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज तो हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत कमजोर रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि सारी चीज़ें बंद रही। प्रैक्टिकली हम जिस चीज़ को ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे, वो चीज़ का एक गैपिंग हुआ। हमने समझा कि जो क्लासों के बीच में जो स्टडी होती थी, उसका एक अलग महत्व हुआ करता था। और ऐसे में ऑनलाइन पद्धति में अलग चीज़ हो गई। कुछ लोगों को
कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, जिनका एक और खर्च बढ़ गया स्मार्टफोन खरीदने का। ठीक है, मानते हो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में मानते हैं। अफेक्ट हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें, एक नया खर्च बढ़ गया स्मार्टफोन, और एक हर महीने का डाटा रिचार्ज करने का खर्च बढ़ गया है ना। बेसिक सी चीज़ ये हो गई है, और कुछ ना कुछ गैपिंग आई ही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको लगा, कुछ टाइम हमको समझने में लगा कि इस पद्धति से हम कैसे फैमिलियर हुए, इससे कैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाए। हमको भी हमारे लेक्चर सेटअप करने में कुछ टाइम लगा, कुछ समझ में आने के लिए टाइम लगा। दूसरी चीज़ अलग थी कि अगर हम शिक्षा को ऑनलाइन से जोड़ करके देखते तो काफ़ी लोगों के साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी। काफ़ी लोगों के घर में पेरेंट्स और बच्चे, और मतलब एक गैपिंग होता है जो शुरू से चला आ रहा है। मतलब फ़ोन, मतलब आप मस्ती कर रहे हो, वो चीज़ रही है कि फ़ोन मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पेरेंट्स अभी तक भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि आप एक्चुअल में पढ़ाई ही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें रही है। और आईटी या वर्क फ्रॉम होम से आप क्या समझते हो? इंटरनेट, इंटरनेट का क्या योगदान रहा है? क्या अगर इंटरनेट का इंटर इस समय में ये बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। इसकी मदद से कई सारी चीजें हम तक पहुंच पाई है, जो कि हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हासिल नहीं कर पा रहे थे। इस दरमियान इसने हमारा एक मनोरंजन और एक ज्ञान वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। इसकी मदद से हम एक नई और बेहतर स्थिति को हासिल कर पाए। ठीक है। और जैसे एक चीज़ ये देखने में आई है कि इंटरनेट ने थोड़ा काम आसान कर दिया, थोड़ी टेंशन कम कर दी थी हमारी। जैसे किसी का बच्चा कोई मेट्रो सिटी में फंसा हुआ है कोई, और पेरेंट्स अपने अलग स्थान पर है, तो कम से कम वो देख करके वीडियो कॉल में अपना संवाद कंटिन्यू करके अपने मन को दिलासा दे सकते थे। ये चीज़ रही है। अगर पेशेंट और नॉर्मल इंसान की बात करें, जो कोरोना ग्रसित पेशेंट था, तो कहीं ना कहीं एक माध्यम ये था कि हम उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, उनका हाल चाल जान पा रहे हैं, और उनको देख पा रहे हैं, और उनसे बात कर पा रहे हैं। एक ये चीज़ आसानदायक थी। ठीक है। दूसरी चीज़, जो सोशल गैदरिंग हमारी कम हो गई थी, उस चीज़ को हमने सोशल गैदरिंग किस के माध्यम से करी? जूम मीटिंग से करी, वीडियो कॉल, व्हाट्सअप वीडियो कॉल। ठीक है। परिवार में जो हमने संवाद या एक कम्युनिकेशन का जो स्थायी तौर पर जो हम करते हैं, यूजुअली मिलने जाना, ये करना वो करना, तो ये हमने किसके मदद से या किसकी सहायता से किया? इंटरनेट की सहायता से किया। और चिकित्सा को क्या चुनौती मिली? सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में रही। चिकित्सा चिकित्सा हॉस्पिटल्स। हाँ मैम, सही है। तो क्या क्या चुनौती और डॉक्टर्स ने या अपन आम नागरिकों ने क्या क्या चीज़ फेस करी इस दरमियान? मगर हमको अगर नॉर्मल सी एक दवाई लेने को भी मेडिकल जाना होता था, तो हमको आधार कार्ड या पैन कार्ड, मतलब जो भी हमारा आईडी प्रूफ लगाना पड़ता था, अगर हम सर्दी खांसी या बुखार की दवाइयाँ लेते थे तो। ये चीज़ भी देखने में आई थी। हाँ मैम, आई भाई। हाँ, तो चिकित्सा को मैडम, कोरोना ने खुली चुनौती दी है, सीधा सीधा चैलेंज किया है। बताइए, चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब जो मेन डॉक्टर्स है, उनको एहसास हो गया है कि हमारी चिकित्सा कितने पानी में है और हमने कितना हेल्प किया है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा सुनने में आया है कि वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, दवाई की शॉर्टेज हुई है, बहुत सारी चीज़ें वैसी भी रही है, क्योंकि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। कहाँ तक? हॉस्पिटल्स तक। सिर्फ हमको जो मीडिया दिखा रहा था, जो जितनी इन्फॉर्मेशन थी, हम लोग उसी से अवगत है। जो अंदर की बातें हैं, बहुत सारे चिकित्सक मतलब हॉस्पिटल्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने
ठीक से इलाज प्रॉपर नहीं भी किया है, अननेसेसरी किसी भी पेशेंट को गलत रिपोर्ट के माध्यम से भी उनको कोरोना पॉजिटिव मरीज बताया गया है, और प्रॉपर इलाज कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, ऐसी भी खबरें हमने सुनी है, सुनी होगी आप लोगों ने भी। हाँ मैडम। और कौन से क्षेत्र आते हैं कोरोना, उपाय क्या क्या कर सकते थे? अगर आपको ऐसा भी लगता होगा ना कि कुछ उपाय करते तो शायद और कम फैलता और कम दिक्कत आती, तो क्या क्या उपाय ऐसे थे तो जो कर सकते थे जिससे कम फैलता? उपाय तो यही था, सैनिटाइजर, मास्क और दूरी, और अपने आप खुद मतलब खुद सेफ रखना। मेरे को एक इन चीज सबसे बताओ। अलग हटके ये था मैडम कि अगर होम डिलीवरी अगर सामान की और तेजी से या फिर और प्रबलता से की जाती, या तो लोगों की लोगों को जरूरतें जो परेशानी नहीं पड़ती। पूरी हो सकती थी, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा ही बाजार में आना पड़ा, या फिर एक सोशल गैदरिंग को रोक के भी वो फायदा नहीं हो पाया जो कि हम लोगों को होम डिलीवरी कर करके पहुंचा सकते थे। ठीक है। मेरा ये मानना है कि इनमें कई जगह ये कमी रही कि एक तो लॉकडाउन लगाने में और एक भीड़ को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं हमारा शासन प्रशासन कमजोर पड़ा, ये कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था। और इस दरमियान जो मिडिल क्लास लोग थे, सबसे ज्यादा उन लोगों के ऊपर भी गाज गिरी। किस प्रकार से? जैसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति या कोई प्रोफेसर लेवल या एक आम इंसान भी कहीं सामान खरीदने जा रहा हो, या कोई अपने डेली यूज की आवश्यकता की सामान खरीदने जा रहा हो, तो उसको भी रास्ते में कहीं ना कहीं पुलिस रोक के उसका प्रताड़ना प्रताड़ित करने लगती है, उसको मारने लगती। तो ये गलत, कहीं ना कहीं गलत भी था कि आप भीड़ को कंट्रोल करने की जगह आप बस लोगों को पकड़ के और पीटते जा रहे। लॉकडाउन का मतलब भी तो यही था। अच्छा आप अच्छा, हाँ ठीक है, लोगों लॉकडाउन का को मतलब होम ये था। डिलीवरी करते, और सामान प्रोवाइड करते, हाँ तो वो काफी ज्यादा हद तक सही रहता, हाँ, बजाय मतलब लोगों के बहुत साथ सारे क्षेत्रों में हिंसक झड़प सामान करने। गया भी है। मुझे एक चीज़ बस बताओ कि आपके आगर में पहला केस कब आया था? मतलब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और उसके तुरंत बाद में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। लॉकडाउन 1.0, 1 जैसे 0.1, ऐसा जो भी लॉकडाउन लगे थे वो घोषित कर दिए गए थे, XYZ। हाँ अनलॉक भी इसी प्रक्रिया में हुआ था कि धीरे धीरे सब चीज़ें अनलॉक हो रही थी। तो मेरे को ये बताओ हाँ कि 22 मार्च हम मानते हैं कि 22 मार्च से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद होना शुरू हो गई थी, फिर लॉकडाउन को हाँ बढ़ाया जा रहा था धीरे 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 धीरे। तो वैसी स्थिति हाँ में कि आपके आगर में पहला केस कौन से महीने में आया था या कब तक आया था? मैडम, अगर मैं पहला केस अराउंड 4 से 8 अप्रैल के बीच में ही एक सबसे पहला केस आया था। अप्रैल में आ गया था? आ गया था मैडम। और उस व्यक्ति के साथ हुआ ये कि उसकी जांच जब कराई गई तो उसकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सेकंड नेगेटिव आई, और तीसरी और नेगेटिव आने वाली थी, इतनी देर में वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया, ठीक है, मतलब मुझे ये क्योंकि लगता उसको है, हार्ट अटैक आ गया था। मुझे ये लगता है कि अगर ऐसी स्थिति में जैसे कि केस बढ़ना जब शुरू हुए, तो जैसे बड़ी हाँ सिटीज़ में केस बढ़ना शुरू हुए, उदाहरण के लिए अपने यहाँ की बड़ी सिटीज़ जो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हाँ इंदौर, भोपाल, ये ऐसी बड़ी सिटीज़ में केस को पहले जाना गया था। जब पूर्णतः लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू रखी थी, तो ऐसा करना चाहिए था जैसे उज्जैन की सीमा को ब्लॉक कर दिया, मतलब घरों से निकलना तो चालू रहने देना चाहिए था। बाज़ारें लोकल लेवल पे, जो लोकल फॉर वोकल वाला चीज़ चल रही है, तो लोकल लेवल पे जो चीज़ अवेलेबिलिटी है वो चालू रहने देनी चाहिए थी। मतलब सीमाएं
प्रतिबंधित कर देनी थी। मतलब जो इंदौर में है वो इंदौर में रहे, उज्जैन में है वो उज्जैन में रहे, सीमाएं पूरी पूर्णतः ब्लॉकेज कर दी जाए। इससे क्या होता कि यहाँ तो लोकली चालू रहता, क्योंकि यहाँ इनिशियली इतने केसेस उस प्रकार से नहीं आए थे। अगर पहले से हमारी सीमाएं बांध देते, मतलब इधर उधर जाने से रोक कर देते, आप उज्जैन में अपना बिजनेस या जो भी चीज़ें आप उसका वितरण या चालू रख सकते थे, और उज्जैन वाला आगर में नहीं जा सकता था। तो ऐसे करते हैं तो क्या रहता कि अचानक से बंद कर देने से मुझे लगता है पूरी चीज़ों की शॉर्टेज, इंसान दूसरी चीज़ों से ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। बजाय कि जैसे कुछ और भी क्षेत्र है अपने एमपी के, जैसे आगर तक तो चलो ठीक है, फिर भी कोरोना पहुंच गया। कुछ चीज़ ऐसे बीना हुई, गुना हुई, ऐसे छोटे छोटे जगह है, वहाँ पे अननेसेसरी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आज तक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, वहाँ पे कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है, फिर भी वहाँ पर क्या था, लॉकडाउन था। मतलब जहाँ पर केस नहीं है, जैसे फिर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में सिटीज डिवाइडेड करी थी, ये चीज़ें पहले कर देनी चाहिए थी। जो रेड जोन है, मतलब जहाँ पर केस दर्ज है, उनकी सीमाएं पहले से प्रतिबंधित कर देनी थी, तो वो लोग दूसरी जगह नहीं जाते। मतलब इकट्ठा एक साथ बंद कर देने के बजाय जैसे जैसे उन्होंने खोला है रेड, ऑरेंज और इस जोन में कन्वर्ट करके, जैसे जैसे वहाँ पे अनलॉक करा है, मतलब लॉकडाउन जैसे जैसे हटाया है, उस हिसाब से इनको प्रक्रिया लॉकडाउन की चालू करनी थी। आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर जैसे जैसे केस निकलते जाने थे, उस सिटीज़ को रेड जोन में धीरे धीरे डाल देना चाहिए था, ताकि उससे क्या होता कि वो जगह पूरी बंद हो जाती और उसी अंतराल में बाकी सारी जगहों को भी अपने सीमा क्षेत्र में ही बंद करना चाहिए था। मतलब जैसे उज्जैन वाला उज्जैन में रहे और ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खुली रखें। मतलब एक साथ सारी चीज़ें बंद कर देने से मतलब है हमारी नेसेसिटी, जो हमारी ज़रूरत है, उसकी दुकानें खुली रखना चाहिए थी। जैसे दूध की डेयरी सुबह और शाम में खुलती है, तो ऐसे ही उस हिसाब से इन दुकानों को खुला रखना देना चाहिए था, और एक लिमिट देनी चाहिए थी। जैसे जैसे कर्फ्यू ये लगाते थे कि रात का कर्फ्यू और शाम को 5 बजे बाद कर्फ्यू, तो इस हिसाब से उनको कर्फ्यू लगा करके धीरे धीरे से सब चीज़ें बंद करनी चाहिए थी। जब ये सुनिश्चित हो जाता कि पर्टिकुलर इस सिटी में या इस जगह में केसेस हैं, तो वैसे वैसे इनको उसमें लॉकडाउन लगाना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप इससे सहमत हो, या आप और कुछ नए तरीके से, अगर आप शासन में या सिस्टम में होते तो कैसे चीज़ों का सुझाव साझा करते? मतलब आगे हो भी सकता है और भी इसी प्रकार की महामारियाँ आए, तो उसके लिए आप कैसे तैयार हो, या आपके पास क्या सुझाव है? एक साथ पूरे भारत में लॉकडाउन लगा देना, जहाँ पर लाइट भी नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पर जो जाना पसंद करता है नहीं भी करता है, जहाँ पर भैया ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पर चॉकलेट क्या चीज़ है वो चीज़ नहीं समझते, तो वो वहाँ बंद करने से क्या मतलब है? और आपको नहीं लगता सही है है। क्या विदेशी जब आ रहे थे तो उनको एक कंटेनमेंट जोन में रखना चाहिए था, बजाय कि उनकी फैमिली के साथ रहने देने के? वो जब विदेशी आ रहे थे, मुझे ये बताओ, जब विदेशियों को लाया जा रहा था, लॉकडाउन लगा मार्च में, जब जनवरी से आ रहे थे, चीन से लगातार लोग आ रहे थे या दूसरी कंट्रीज से आ रहे थे, जब हमको वैश्विक स्तर पर स्थितियों का अंदाज़ा था कि विश्व में महामारी, ऐसे कोई सी बीमारी स्प्रेड हो रही, तो उन लोग जब आ रहे थे तो उन पे प्रतिबंध लगाना था। और चलो ठीक है, प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक है। जब की स्थिति में जब वो आ गए थे तो उनका एक कंटेनमेंट जोन एक अलग से बनाना चाहिए था। सरकार को अलग से ही उनका रहने का बनाना चाहिए था, उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए था, उनको बजाय के घर भेज देने के, उनको उस जगह पर ब्लॉक करके उनको एक सीमा के अंदर या जो भी घर के अंदर, या स्टार्टिंग में ही सबको जैसे कंटेनमेंट रखना इन्होंने बाद में चालू करा था, वैसे विदेश से जो लोग आ रहे थे उनको एक अलग जगह पर रखना चाहिए था। 3 महीने तक वो अलग जगह पर रखते, मतलब 3 महीने तक लगातार जो लोग आ रहे, तो क्या ये सब बढ़ता इतना बढ़ता जितना बढ़ा, सबको अपने घर जाने दिया, उनसे ही क्या हुई, ये चेन चालू हुई।
तो जब शुरू में ही ऐसी नीति ला दी जाती कि शुरू में ही उन लोगों को अलग से कंटेनमेंट में रख दिया, जैसे वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अपने देश के नागरिकों को आने की परमिशन मिलती थी, लॉटरी टाइप के सिस्टम से विदेशियों को लाया जा रहा था, तब की स्थिति थोड़ी अनलॉक में जा रही थी और तब थोड़ी ऐसा था कि हम ला रहे, तो जो लोग ला रहे थे तब केसेस की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारे इंडिया में, ठीक है, तब की स्थिति में केस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मगर अगर ये पिछले वर्ष जनवरी और फरवरी में तभी के टाइम पे पूरा एकदम सडन लॉकडाउन मार्च में लगा देने के बजाय वो जनवरी से ही लोगों को जो विदेशों से आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से कंटेनमेंट जोन या फिर अलग से उनके लिए होटल या जो भी उनके अरेंजमेंट करके उनको अलग अगर रोक दिया जाता, 14 दिन 20 दिन उनको रोक दिया जाता, तो क्या ये इतना फैलता? क्या इतना फैलता? क्या ऐसी स्थिति आती कि हमारे जो स्वदेश में जो मजदूर है जिनकी नींव पर ही पूरा भारत टिका हुआ है, उनको पलायन पैरों पे करने की जरूरत पड़ती, भूखा मरने की जरूरत पड़ती? मेरे लिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक पार्टी ने बोला था, पार्टी के एक सदस्य ने बोला था कि आप उनको ही प्रतिबंधित करो, बाहर से जिनको ला रहे हो, जिन लोगों को आप स्वदेश में मतलब अपने देश में ला रहे हो उनको प्रतिबंधित करो, उनको वहीं के वहीं रोको, बजाय कि अपने देश की स्थिति बिगड़ने के बजाय ये लोग लाते, मुझे लगता है लाते, मगर उनके लिए एक अलग सिटी बना देते या अलग एक हॉस्पिटल बना देते कि भैया आपको 20 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे हम, फिर आपके घर जाने देंगे, तो ये इतना स्प्रेड नहीं होता। जब हम होमवर्क कर लेते जनवरी से ही तो हमको अप्रैल में ऐसी भयावह लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ता। इस लॉकडाउन के कारण इतने लोगों के घर में लोग भूखे सोए हैं, क्योंकि हमारे घर में अनाज मिल ही जाता था, हम कुछ नहीं तो चावल पका करके खा सकते थे, मगर उन लोगों का क्या होता है जो सुबह कमाते और रात को कमा के उसी कमाई का खरीद कर खाते हैं, उनका क्या होता है? ऐसे मजदूर वर्ग जो ना किसानी करते ना कोई बिजनेस करते, उनका क्या हुआ होगा? ये जो मीडिया से जो दिखाता है हम वो देखना छोड़ करके जो अपोजिशन की बातें भी सुने वो चीज़ें सही रहती है, क्योंकि जो हमारा चौथा स्तंभ है वो अब खोखला हो गया है। हमारे संविधान का या जो भी हमारे इंडिया का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, वो जो दिखाता है हम वो देखना थोड़ा सा कम करें या थोड़ा हमारी भी थोड़ी थॉट्स लगाए, क्योंकि अपोजिशन वही बातें बोलते हैं जो कि सीरियस है और प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? आपको क्या लगता है? आपने कुछ सोचा? मतलब जो हमको दिखा रहा है रास्ता, वो रास्ता हम इतने काबिल है कि हाँ हम उस चीज़ को सही गलत मान करके चल सकते हैं, मगर हमको हमारे व्यूज़ हमारे दिमाग में अलग रखने चाहिए। तो वो मुद्दे होते हैं, वो डिसीजन होते हैं कि हमको क्या फॉलो करना है। आपको नहीं लगता कि पहले से ही जनवरी से ही इनको अलग रखना चालू कर देते तो इतना फैलता ही नहीं? हाँ मैम, नहीं फैलता है। विदेशियों के कारण या विदेशों से जो लोग आए हैं उनके कारण ही तो इतनी स्थिति उस कंडीशन तक पहुंची थी हमारी, नहीं क्या? हाँ उनको बुलाया क्यों गया ना? अगर बुलाया तो अगर जैसे परिवहन चल रहा था, उनको पहले अलग क्वारंटाइन कर देना चाहिए था 30 दिन के लिए। वही एग्जैक्टली वही करना चाहिए था, जबकि वुहान और चीन में ये अक्टूबर नवंबर के आसपास भयावह गंभीरता से फैल चुका था वहाँ पर, और जनवरी तक यूएस में भी उन्होंने, हालांकि यूएस में किसी भी प्रकार का पूर्णतः लॉकडाउन नहीं था, इसीलिए आज की रिपोर्ट ये बोलती है कि यूएस में बहुत ज़्यादा फैला, ठीक है, हमारे यहाँ फिर भी कंट्रोल करा है, मगर फिर भी लॉकडाउन फेल हो गया हमारे यहाँ का। क्यों फेल हो गया है? क्योंकि आधे लोग लॉकडाउन की वजह से कोरोना से मरने के बजाय दूसरी चीज़ों से मर गए हैं। हॉस्पिटल में इंसान जा रहा है, उसको चाहिए भैया ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक आ रहा है, कोई उनको चेक ही नहीं कर रहा, हाथ ही नहीं लगा रहा, दूर से देख रहा है। तो क्या ये चीज़ों के लिए उनको नहीं है ना कोरोना, अभी तो आप उनको ट्रीट करो, बजाय कि वो कोरोना से मरे, वो ऐसे ही नेचुरली मर रहा है, दूसरी चीज़ों से मर रहा है। आपको पता है चिकित्सा की पद्धति इतनी वो हो गई थी कि उस अंतराल में
वो लोगों को हाथ ही नहीं लगा रहे थे, हॉस्पिटल जाने की छूट नहीं थी, बाहर रख रहे थे, गेट के बाहर तक शव पड़े थे, जिनको कोरोना नहीं था वो हार्ट अटैक से मरे थे। उनको उस टाइम पे इलाज मिल जाता तो क्या उनकी मृत्यु होती? नहीं मैडम, क्या मैडम आप आकर के सबसे डॉक्टर, पहला केस ही ऐसे गया। आप डॉक्टर बने हो तो क्या आप इस चीज़ के लिए बने हो कि आप अपनी जान का सोच करके आप उस मरीज को छुओगे भी नहीं? आपको मीडिया ने दिखाया कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स ऐसे है, डॉक्टर्स ऐसे है, डॉक्टर्स ने ऐसा करा। मेरे ही घर के पीछे एक हॉस्पिटल है, मैंने 2 डेड बॉडीज गेट, मतलब वो जो मेन गेट और एक और जो उसका अंदर एंटर होने का गेट है, मतलब 2 गेट होते हैं, एक तो इधर वाला गेट बाहर वाला जहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती है, पार्किंग वार्किंग बनता है, और फिर एक और मेन गेट। मतलब इंसान को उस गेट के अंदर भी घुसने नहीं दिया, वो तड़प तड़प के गेट पे मर गया, और उसकी डेड बॉडी को ले जाने नहीं दिया, परिजनों को छूने नहीं दिया। कैसे पता कि उसको कोरोना है या नहीं है? मतलब आप मानवता भूल रहे हो। आपका पहला काम क्या है? आपका प्रोफेशन क्या है? आपका प्रोफेशन क्या है? जिस चीज़ के लिए आपने पहले दिन एडमिशन लिया था, उस दिन आप ओथ लेते हो, एक शपथ लेते हो कि आपको ट्रीट करना है, चाहे कोई सी भी स्थिति हो। आप उनको ट्रीट करते हैं, आप 14 डेज कंटेनमेंट में रहते हैं। हाँ मैम, ये बात तो सही है, ये ये केस बताओ, तो आए हैं वो बहुत तो। सारे केस है। और बाद में ना क्या हो रहा था, जब गवर्नमेंट इनको, जैसे पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना का ट्रीटमेंट करने के लिए दिया था। मतलब लोगों को ऐसा भ्रम था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही से ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो कोरोना सेंटर्स बनाए गए हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ट्रीट करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉमन मरीज आते हैं, यहाँ पे वीआईपी वीवीआईपी वाला सीन हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों ऐंठे हैं लोगों से, लाखों। इंदौर के एक हॉस्पिटल का केस है। फिर बाद में जब इतने ऐंठने के बाद में सरकार तक जब बात पहुंची है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस प्रकार का पैसे लूटने का काम बना लिया कोरोना को, ये चीज़ें होती है। तब क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल वाला थोड़ी इतने दिन तक बैन रहेगा, 2-4 महीने के लिए बैन कर दिया, बातें आई, और उसका पैसा तो लूटा। मरीज बचा हो नहीं बचा हो, हॉस्पिटल को कोई पता नहीं है। मतलब हर चीज़ के 2 पहलू हुए हैं। मतलब अगर कुछ परेशानियाँ आती है तो जुगाड़ करने वाला जुगाड़ ढूंढता है कि हम इस चीज़ का फ़ायदा किस हिसाब से उठा सकते हैं। जैसे कि हम मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, रिपोर्ट बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है। ये भी बहुत सारी चीज़ें देखने में मिली थी कि पैसे लेके पॉजिटिव बना रहे हैं, पैसे लेके नेगेटिव बना रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा उठाने वाले लाख लोग रहते हैं इन चीज़ों का। तो ऐसी चीज़ें हमारे बहुत देखने में आई है, और ये सारी चीज़ें हुई है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है जिसको हमने समझा है। आईटी की फील्ड की बात करें तो आईटी मतलब एक ही फील्ड का काम बंद नहीं हुआ है, जो कि कंप्यूटर साइंस वाले, जिनका ऐप बनाने का, सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से चलाने का काम होता है, वो लोगों का काम बंद नहीं हुआ है। तो उसके पीछे ये कारण है कि उनका काम ऑनलाइन चलता है, चाहे वो ऑफिस से करे चाहे घर से करे, है ना? तो वो चीज़, और उनको समझ आया कि उनको ना तो एक्स्ट्रा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना है, किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। तो ऐसे करते हुए उनको, उनके लिए ये चीज़ फ़ायदे में रही है कि उनको उनके हिसाब से, उनकी सहूलियत के हिसाब से वो वर्किंग आवर्स चुन सकते हैं। ठीक है? और क्या चीज़ें, और क्या लगता है आपको कि किस 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 चीज़ में क्या हो सकता था, और तो चेंजेस हो सकते थे? देखते हैं मैम आगे क्या होता है। अभी वैक्सीन तो आ गई है वैसे, ड्राई ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का। वो भी कंफर्म नहीं है क्या मैम उसका? ड्राई ट्रायल तो हाँ। कंफर्म ये